व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग एमएम मॉडल के ऊपर यानी कि मॉलिक्यूलर मॉडल के ऊपर आज हम लोग फॉर्मूला प्रूफ देखेंगे और उसका क्लास भी करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में एमएम मॉडल के ऊपर हम लोग साम्स करके ये चैप्टर को नमस्ते बोलेंगे। तो ये बात था। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा पुराना चीज़ को एक बार बोलना चाहिए। मतलब हम जो पुराना वीडियो हम डाल दिए थे, जो क्लास हो गया था, वो पूरी बोलेंगे, वो बात नहीं कर रहे। हम ये बोलने जा रहे हैं कि ऑल्टर्स क्या बोला था, गॉडेंस क्या बोला था, क्योंकि वो दोनों को हम लोग समझ पाएंगे तभी एमएम मॉडल को हम लोग आगे लेके जा पाएंगे। सो ऑल्टर्स बोला था कि भाई कि तुम्हारा कंपनी में अगर तुम खाली डिविडेंड दे रहे हो तो हम खुश, मगर डिविडेंड के साथ साथ मुझको कुछ रिटेन अर्निंग भी चाहिए, कुछ रिटेन अर्निंग भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ डिविडेंड से पेट नहीं भरता है बाबू, सिर्फ डिविडेंड से पेट नहीं भरता है। हम लोग को और भी चाहिए, क्योंकि हम लोग का ही पैसा से तुम बिजनेस कर लो, अपना कंपनी स्टेब्लिश कर लो, लंबा चौड़ा कर लो, स्पैंड कर लो, सही। सो हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? ऑल्टर्स बोल रहा है। गॉडेंस का बोला था, गॉडेंस ये बोला था भाई हमको तुम डिविडेंड दे दो, हम खुश, हम पेट भर लेंगे, मगर डिविडेंड देने के साथ साथ मेरा मार्केट प्राइस भी हाई होना चाहिए, एटलीस्ट लास्ट ईयर से तो इंक्रीजेबल होना चाहिए। ये कौन बोला? गॉडेन ने बोला। यानी कि वो ग्रोथ के ऊपर बात किया था। ग्रोथ ऑफ नॉट ओनली डिविडेंड, ग्रोथ इज होल, यानी कि मार्केट प्राइस में तुम्हारा डिविडेंड का भी हिस्सा रहता है, मार्केट प्राइस में तुम्हारा रिटर्न अर्निंग भी रहता है, यानी कि वो एक तीर से दो निशाने मार दिए। सिंपल लॉजिक। अब एमएम क्या बोल रहा है? एमएम एक बंदा तो नहीं है, दो अलग अलग बंदा है, मगर एमएम मॉडल को हम लोग एमएम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा जगह में गूगल चला सकते हो, देख सकते हो। एमएम हाइपोथेसिस भी इस मॉडल को बोला जाता है। सो डजंट मैटर, नाम के ऊपर कोई काम नहीं है। अब वो लोग का सोच क्या था? वो लोग का सोच ये था, ये बोलने से पहले एक बात हम खाली बोलना चाहते हैं। एकदम स्टार्टिंग में जब हम डिविडेंड डिसीजन स्टार्ट किए थे, उस टाइम पे हम कुछ बात बोले थे कि डिविडेंड डिसीजन इज डिपेंड ऑन टू एस्पेक्ट और टू अप्रोच, is the irrelevant and relevant approach. Irrelevant approach and relevant approach. Relevant approach में हम बोले थे कि ऑल्टर्स था, गॉडेंस था, ठीक है ना, लिंटर था और ट्रेडिशनल मेथड भी था। और इरएक्सपेक्टेड, यानी कि इरएक्सपेक्टेड मतलब हो गया कि डिविडेंड के ऊपर हम बात करें, यानी कि डिविडेंड दो क्या ना दो, उसका वैल्यू ऑफ फर्म में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और ये खाली बोला था कौन? एमएम। यानी कि लेंटर, ऑल्टर, गॉडेंस, ट्रेडिशनल, ये सब में डिविडेंड देने से मार्केट प्राइस कुछ अलग होता है और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ फर्म अलग होता है। वैल्यू ऑफ फर्म हम लास्ट वीडियो में भी बोले थे, ऑल्टर का भी साम्स में दिखाए थे कि वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकाल सकते हैं। वो इफेक्ट करेगा, यानी कि मार्केट प्राइस चेंज होने से वैल्यू ऑफ फर्म भी चेंज होगा। ये ऑल्टर्स गॉडेन का अप्रोच में था। मगर जो एमएम मॉडल बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि भाई तुम डिविडेंड दो के ना दो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो जानते हैं भाई कि तुम लोग का वैल्यू ऑफ फर्म सेम ही होगा इफ अ डिविडेंड पेड और नॉट पेड। बात समझ में आया? यानी कि ये बोल रहा है कि तुमको अगर डिविडेंड देना है तो दो, मगर वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ एज ए मार्केट प्राइस जो चेंज होगा उसका इफेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म में नहीं आएगा। एंड ऑफ कोर्स उसने भी कुछ अप्रोच यहां पर एजम्पशंस के ऊपर किया है। चलो, तो वही एजम्पशंस को आप भी हम लोग देखेंगे और उसका फॉर्मूला को भी हम लोग समझ लेंगे एज ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि फॉर्मूला याद करना बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला लिखा देंगे अभी, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट से भी कम लगेगा, मुझको तो 1 मिनट से भी कम लगेगा शायद। और तुम लोग
1 घंटा में याद भी कर लोगे, मगर वो 1 घंटा और वो 1 मिनट यानी कि 1 घंटा 1 मिनट यानी कि 61 मिनट्स जो हम लोग स्पेंड कर रहे, उसके लिए हम लोग का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। 61 ईयर्स के बाद भी हम लोग अगर समझ लेंगे तो 61 ईयर्स के बाद भी हम लोग वो समझ सकते हैं कि ये क्यों हुआ था, अगर कोई समझने की कोशिश करता है तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि खाली फॉर्मूला से काम नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला हम लोग याद कर लेते हैं, मगर फॉर्मूला को समझना बड़ी बात होता है, क्योंकि एक बार फॉर्मूला को समझ लेंगे तो फॉर्मूला हम लोग का अपने से ही समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हो रहा है फॉर्मूला, जस्ट सिंपल। तो यही बात था, जैसे कि देखो एमएम, गॉर्डन्स, ऑल्टर, ये लोग पूरा जिंदगी भर डिविडेंड कैसे दे सकते हैं, कितना अच्छा होगा, शेयर होल्डर के लिए अच्छा होगा कि मार्केट के लिए अच्छा होगा कि कंपनी के लिए अच्छा होगा, पूरा जिंदगी भर ये सोचता रहा। और वो लोग एक फॉर्मूला बना के चल गए कि ये फॉर्मूला से ये बन सकता है, वो फॉर्मूला से ये बन सकता है, और हम लोग क्या कर रहे, हम लोग वही फॉर्मूला को खाली याद कर ले रहे बिना समझे, और उसको हम लोग एग्जाम में करके आ जा रहे और पास हो जा रहे। मतलब उन लोग का लाइफ का पूरा ड्यूरेशंस हम लोग 1 घंटे में याद करके 3 घंटा का पेपर सबमिट करके आ जाते हैं। सो ये मोटिवेशंस बात हो जा रहे हैं, हम मोटिवेशन देना नहीं चाहते क्योंकि आई एम नॉट एबल फॉर दैट, क्योंकि हमको खाली अकाउंट्स, एफएम, कॉस्ट एंड टैक्स ही आता है, हमको मोटिवेशन नहीं देना आता है। मगर एक बात खाली जरूर बोलेंगे, और ये हम बात हमेशा बोलते रहते हैं, मेरा ईच एंड एवरी वीडियो में भी बोले, क्लास में ही बोलते हैं कि तुम लोग अकाउंट्स को दिल से करो, दिल से समझो, फील करो वो बात को। और अगर तुम लोग फील कर सकते हो वो बात को, और हमेशा हम बहुत जो एग्जाम्पल देते हैं बहुत रेलिवेंट देते हैं, जो तुम लोग मार्केट के साथ, तुम लोग अपने रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाओ, दैट्स वाई देते हैं, ताकि तुम लोग फील कर पाओ अकाउंट्स को कि कैसे अकाउंट्स बन सकता है, कैसे चीज होता है। खाली फॉर्मूला, कुछ रूल्स, कुछ डेबिट क्रेडिट याद करने से हम लोग का अकाउंट्स नहीं बनता है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर मिलानर का। सो यहाँ पर बात ये था कि डिविडेंड दो कि ना दो डजंट मैटर। चलो देखते हैं, सबसे पहले कुछ बात को क्लियर करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर 0 ईयर और ये मेरा नेक्स्ट ईयर है, 0 ईयर में इन्वेस्ट करते हैं, नेक्स्ट ईयर में हम लोग कमाते हैं, यानी कि इसमें जो मेरा P0 है ये मेरा P1 हो जाएगा। अच्छा ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ये कोई बाई नहीं है, हाँ ये अंडरलाइन है, जस्ट अंडरलाइन ये। सो ये P0 मतलब होता है मार्केट प्राइस ऑफ नाउ, एंड P1 मतलब होता है मार्केट प्राइस इज इन फ्यूचर, फ्यूचर में मेरा मार्केट प्राइस कितना होगा। ओके, सिमिलरिटी N0 एंड N1, सर N क्या है, N इज अ नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स भी यहाँ पर अफेक्टेड होगा, क्यों होगा सब आहिस्ते से समझ पाओगे, हम सब बोलेंगे। दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है वैल्यू ऑफ फर्म। ऑफ कोर्स इसमें भी दो बार होगा, एक वैल्यू ऑफ फर्म 0, एक वैल्यू ऑफ फर्म 1। जब हम लोग यहां पर इन्वेस्ट कर रहे 100 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग के का मतलब हम समझा दिए थे, के का मतलब हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो होता है, उसका फुल फॉर्म नहीं पूछे, के का मतलब होता है रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर, रिटर्न फॉर शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर लोग के लिए जो रिटर्न आता है उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही चीज कंपनी के लिए खर्चा माना जाता है, दैट्स व्हाई कॉस्ट बोला जाता है। और सिंस हम लोग चैप्टर, हम लोग कोई भी अकाउंट्स करते हैं एज ए कंपनी के हिसाब से, शेयर होल्डर लोग के लिए, कस्टमर लोग के लिए अकाउंट्स बहुत कम है, क्योंकि उन लोग के हिसाब से अलग वो कंपनी है, तो दैट इज अ कॉस्ट, but it is cost used for only company purposes, not shareholder purposes, that would be return. Okay, so KE for example 10% है, for example 10% है। अब बात को समझना कि अगर हम लोग 100
इन्वेस्ट किए, तो मेरा P1 ये मेरा अभी का वैल्यू है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये मेरा अभी का वैल्यू है और ये मेरा होना चाहिए 110 तक एक नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि 10% तो मुझको रिटर्न मिलेगा, तो मेरा मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 110। तभी ना 100 चीज को एक जो 100 रुपीज का चीज है उसको हम 110 में बेचेंगे, तभी ना 10 रुपए का अर्निंग होगा। सिंपल बात है ना। तो ये मेरा बात है। अब इसमें सब फॉर्मूला क्या लगा, सब फॉर्मूला लगा, यानी कि P1 निकालने के लिए हमको P0 के साथ 1 प्लस के ई करना पड़ रहा है। सर 1 प्लस कहां से आ गया, के ई था, ठीक है, अब प्लस के ई कर दीजिए, हम समझ जाएंगे। 1 प्लस के ई का मतलब होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर, यानी कि जो 100 है फॉर एग्जांपल प्लस 10% करोगे तो 110 आएगा। हाँ सर, अगर 100 1 प्लस के कितना है 0.1, यानी कि 0.1, ये भी कैलकुलेट करोगे तब भी 110 ही आएगा। तो सर इसको ही कर देते, अच्छा होता भाई, कर सकते थे, मगर बात क्या है कि हमको ये चीज से डिस्काउंटिंग किया जाता है, डिस्काउंटिंग वर्ड को हमको यूज करना है, क्योंकि ये सब वैल्यू ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एन्युटी के ऊपर डिपेंड करके कुछ कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन रहा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर बन रहा है, तो उसको हमको अप्लाई करना है। इसलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं कर सकते, उसको थोड़ा सा घुमा के दिखाना पड़ता है, यानी कि 100 प्लस 110 कैसे हुआ, 100 के साथ 10% ऐड हुआ, तो 100 मतलब 100 को न्यूमेरिकल में ट्रांसफर करो, वो बी में भी दिखाए थे गॉडेंस का फॉर्मूला में, तो 1 एंड 0.1 को न्यूमेरिकल में ट्रांसफर करो, 100 से डिवाइडेड करो 0.1, तो ऐड करके 110 ही हो रहा है। 1.1 मतलब होता है 110% और न्यूमेरिकल के हिसाब से 1.1। ओके सर, समझ गए। तो ये बात हो गई। सर तब नया मार्केट प्राइस हो गया क्या? नहीं। क्यों नहीं सर? क्योंकि अब मान लो कि यहां पर मुझको जो 10% आएगा, जो 10% आएगा मेरा, यानी कि 100 के ऊपर 10%, that should be 100, that should be 10। अब हमको यहाँ पर और एक चीज देना भूल गए थे, D0 एंड D1 डिविडेंड। तो डिविडेंड हमको जो मिलेगा ऑब्वियसली यहाँ पर ये डेट में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डेट में तो मिल चुका है उन लोग को जिन लोग पहले से एग्जिस्टिंग है, हम तो आज का डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमको कल का डेट यानी कि 1 साल के बाद का डेट हमको समझना है कि हमको 1 साल के बाद डिविडेंड कितना मिलेगा। तो मान लो कि 5 रुपए मिलेगा फॉर एग्जांपल 5 शेयर्स, तो हमको 10 रुपए मिलना है, 10 रुपए मिलना है, तो D1 से मुझको कितना मिल जा रहा है सर 5 रुपए। तो ये जो मेरा बाकी जो 5 रुपए है ये किससे मिल रहा है, ये किससे मिल रहा है? हमको तो 10 रुपए चाहिए ना, तो 5 रुपए तो डिविडेंड से मिल जा रहा है, बाकी 5 रुपए कहां से मिलेगा? बाकी 5 रुपए जहां से मिलेगा उसको बोला जाएगा कैपिटलाइजेशंस, यानी कि कैपिटल जो मेरा बढ़ रहा है, कैपिटल मतलब यहाँ पर मार्केट प्राइस, सो मार्केट प्राइस जितना बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को वो रिटर्न मिलेगा। सर कैसे? यानी कि जो तुम्हारा 110 है वो 110 में 5 रुपए तो तुमको मिल ही जा रहा है, 10 रुपए जो एक्स्ट्रा है, 10 रुपए जो एक्स्ट्रा है उसमें 5 रुपए तो डिविडेंड मिल ही जा रहा है, तो यहाँ पर एक्चुअली मार्केट प्राइस कितना होने का 105। सर कैसे? क्योंकि 5 रुपए तो तुमको डिविडेंड एज ए डिविडेंड मिल ही जा रहा है, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा 5 आएगा वो फॉर कैपिटलाइजेशंस। कैपिटलाइजेशंस का बहुत अच्छा एक एग्जांपल होता है क्या बोले, तुम लोग शायद भूल गए होगे, सिंगल एंट्री बोल के एक चैप्टर होता है, उसमें कैपिटल माइनस कैपिटल यानी कि क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू प्रॉफिट निकाला जाता है। वैसे वहां पर ड्राइंग वाइंग भी रहता है, मगर कैपिटल माइनस कैपिटल अप्रोच को हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशंस। और तुम लोग शायद ये चैप्टर करके आए होगी,
वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल, वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल में कैपिटलाइजेशंस मेथड बोल के भी एक फॉर्मूला था। उसका फॉर्मूला ये था कि सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और एक फॉर्मूला जो है वो है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके जो आएगा वो आज का वैल्यू ऑफ कैपिटल है, और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो माइनस किया जा रहा है वो इनिशियल कैपिटल है। तो कैपिटल माइनस कैपिटल इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू योर गुडविल। तो वो अप्रोच को हम लोग कैपिटलाइजेशन बोलते थे। तो सेम बात यहाँ पर भी है कि 110 हमको अगर चाहिए, हमको 100 से 110 हो गया, तो 110 कहाँ से आ रहा है? 110 में 5 रुपए है जो मेरा डिविडेंड से मिल रहा है, और बाकी जो 5 रुपए वो एग्जैक्टली मार्केट प्राइस से मेरा गॉन अप हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, चलो तो इसमें अगर हम लोग मार्केट प्राइस को देखें तो क्या कि 110 जो हम लोग बोल रहे थे, यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे तो 100 प्लस 1 प्लस 0.1 दैट वुड बी 110, मगर हमको कितना होना चाहिए एग्जैक्टली मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए? 105। तो क्या करना है सर? डी को माइनस करना है, 5 रुपए को माइनस कर दो, 105 आ जाएगा ना, आ जाएगा। सर कैसे हुआ? सिंपल बात है, 105 वही जैसे कि ये दिखा। अब इसको ऐसे भी एक फॉर्मूला बन गया, तो सर ये क्या फॉर्मूला बना? ये फॉर्मूला बना न्यू मार्केट प्राइस, न्यू मार्केट प्राइस का। ओके, इसको और एक तरह से हम लोग दिखा सकते हैं जो बुकिश फॉर्मूला में है। ये तो एक बात हो गया, ये हमने दिखाया जैसे हम समझाए। बुकिश फॉर्मूला में जो है वो ये बोल रहा है कि P0 इक्वल्स टू D प्लस D1 प्लस P डैश मतलब नया डिविडेंड प्लस नया मार्केट प्राइस डिवाइडेड 1 प्लस K मतलब K। ये फॉर्मूला है और ये हमने ऐसे दिखाया। अब तुम लोग सोचो कि ये अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा? P0 1 प्लस के मल्टीप्लाई हो रहा है, P0 1 प्लस के इक्वल्स टू D1 प्लस P डैश। अब तुम लोग देखो कि हमको क्या निकालना है। निकालना ऑब्वियसली तुमको PO तो दे ही देगा, P1 ना निकालना है, तो P डैश निकालना है, तो P डैश को एज इट इज रख दो। तो ये क्या हो जाएगा? PO 1 प्लस के ये इस साइड में आ जाएगा, D को इस साइड में साइड चेंज कर दो तो माइनस D इक्वल्स टू U1 ही हो रहा है। तो ये फॉर्मूला था, और ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब हम लोग का मार्केट प्राइस हम लोग को पूछेगा। सर क्या मार्केट प्राइस हर सम्स में पूछेगा? ईच एंड एवरी केस में तुमको मार्केट प्राइस पूछेगा, क्योंकि बाकी और भी 2 फॉर्मूला है, इसमें 3 बात है। ये हो गया मतलब सम्स कंप्लीट नहीं है, अभी भी 2 बात है। तो बाकी 2 करने के लिए भी हमको P1 ही चाहिए। देख लेना, समझ पाओगे तुम लोग। तो ये बात है, बात क्लियर? तो ये बुक वाला फॉर्मूला है, ये तुम लोग को कोई भी बुक में गूगल कहीं से भी तुम लोग ढूंढ सकते हो, तो तुम लोग ढूंढ लेना और देख सकते हो ये फॉर्मूला है। मगर ये फॉर्मूला को बहुत इजीली हम लोग प्रेजेंटेट कर सकते हैं, जो ये कॉन्सेप्ट हमने समझाया है। ओके, दूसरा फॉर्मूला में आ रहे हैं। दूसरा बात ये है, दूसरा बात क्या है कि हम लोग को यहाँ पर 3 बात क्लियर करना है। एक जो था वो हम लोग निकाल लिए, वो ये था कि न्यू मार्केट प्राइस एक निकाल दिया। 2 नंबर होता है न्यू issuing equity shares, न्यू इशुइंग इक्विटी शेयर्स। एंड तीसरा होता है वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है,
उसमें से पहला तो न्यू मार्केट प्राइस हम लोग निकाल दिए और देख लिए, ठीक है ना। अभी हम लोग बात करेंगे न्यू इशूइंग इक्विटी शेयर्स के ऊपर। ओके, चलो देखा जाए। तो हम लोग न्यू इक्विटी शेयर्स का जो बात है ये पहले समझने के लिए, मतलब इसका प्रॉब्लम क्या, इसका फॉर्मूला समझने के लिए ये क्यों होता है कि समझना पहला हम कुछ न्यूमेरिकल से सबसे पहले समझाना चाहते हैं कि ये कैलकुलेट क्यों होता है और किस लिए होता है, ठीक है ना। ओके, सो हम कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर गैदर कर रहे हैं, तुम लोग देखना। फॉर एग्जाम्पल मेरा NO है, मतलब पुराना नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी, हम शॉर्ट में यूज करते हैं नोटेशंस। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पर है 1 लाख शेयर्स। मेरा मार्केट प्राइस जो पुराना था वो ये था कि 100 ही मान लो। मेरा KE है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%, और डिविडेंड हम लोग देते हैं 5 शेयर्स में 5 रुपए, 5 शेयर्स में। DPS को हम लोग लेते हैं, तुम लोग समझ गए होंगे इतना देना। ओके, और अर्निंग होता है, टोटल अर्निंग का बात हो रहा है यहाँ पर। अर्निंग होता है उस कंपनी का, फॉर एग्जांपल 3 लाख, और कंपनी इन्वेस्ट करना चाहता है, मान लो कि 16 लाख, ठीक है ना। ये एक इंफॉर्मेशन है सर, और क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा हमको फॉर्मेशन? नहीं, इतना इनफ है, इससे हम लोग का पूरा ये 3 बात हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? न्यू मार्केट प्राइस, ठीक है। न्यू मार्केट प्राइस का अभी फॉर्मूला क्या बोले थे? अच्छा एक मिनट, न्यू मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या बोले थे? फॉर्मूला ये बोले थे कि जो 2 पार्ट में हम लोग देख रहे हैं, डिविडेंड पेड, डिविडेंड नॉट पेड, 2 पार्ट में हम लोग करेंगे ऑब्वियसली, तभी हम लोग को ये समझ में आएगा ना वैल्यू ऑफ फर्म विल बी इक्वल और नॉट। तो फॉर्मूला क्या था? हम मेरा ही फॉर्मूला हम यूज करें जो हमने अभी समझाया, P डैश इक्वल्स टू PO 1 प्लस K माइनस D1। सो यहाँ पर क्या होगा? PO हो गया मेरा कितना? 100, मतलब जो था, सो 100 1 प्लस 0.1 माइनस 5, जो हमने साम्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को दिए, यानी कि इसका वैल्यू होगा 105। और तुम लोग अगर ये फॉर्मूला को ये फॉर्मूला से भी करते हो, यानी कि P0 इक्वल्स टू D1 प्लस P1 1 प्लस KE, ये फॉर्मूला से भी करके देख लेना, 105 ही आएगा, कोई टेंशन नहीं है। D इज नॉट पेड, तो D इज नॉट पेड मतलब P0 तो मेरा 100 ही रहेगा, इसमें तो नो चेंजेस। 1 प्लस 0.1 माइनस 0, क्योंकि D के जगह में क्या हो जाएगा? 0 नहीं दे रहा है ना, कितना आ जाएगा? 110, ये भी रुपीस में है। सो अभी इसका मार्केट प्राइस है, अगर डिविडेंड देता है तो 105 और डिविडेंड नहीं देता है तो 110। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ग्रोथ हो रहा है, रिटेंशन कर रहा है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, मार्केट प्राइस हाई हो रहा है। अब ये हो गया मेरा पहला केस।
दूसरा केस को हम लोग समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्यों इशू करना पड़ता है। देखो कंपनी क्या होता है कि कंपनी हमेशा इन्वेस्टमेंट करता रहता है, ठीक है ना। उसको जहां पर भी समझ में आता है कि हाँ ये जगह में इन्वेस्ट करना अच्छा होगा, इसमें रिटर्न हमको बहुत ज्यादा मिलेगा, शायद हो सकता है 1 साल से 2 साल, तो वो इन्वेस्ट करता रहेगा। यानी कि कोई भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखना, रिलायंस कंपनी का अगर नॉन करेंट एसेट है उसके अंडर में जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, उसमें तुम लोग अगर देखोगे तो करीबन 1 पेज 1.5 पेज का खाली नोट्स टू अकाउंट्स है, नोट्स टू अकाउंट्स, वो भी पीडीएफ में देख सकते हो। तो सोचो कि वो कहां कहां कितना कितना इन्वेस्टमेंट करके रखता है, क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर के लिए, फ्यूचर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए ऑब्वियसली। ओके सर, तो अगर हम लोग बात करें और देखें तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? 16 लाख। तो ये भी 2 पार्ट में हम लोग डिवाइडेड करेंगे। डिविडेंड इज पेड, डिविडेंड इज नॉट पेड, ठीक है ना, वही चल रहा है, वही लाइन से चल रहा है। हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है? न्यू इक्विटी शेयर्स। सो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हैं? इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हैं 16 लाख। तो 16 लाख ऑब्वियसली बोथ केस में होगा, 16 लाख बोथ केस में होगा। कंपनी अर्न कितना कर ले रहा है? कंपनी अर्न कर ले रहा है 10 लाख, अच्छी बात है। तो वो क्या है? उसका कंपनी का प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट ही है तो वो तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं। 11 से देख रहे फाइनल अकाउंट में कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट ऐड, और लेस होता है तो ड्राइंग लेस कर देते थे, सही ना। सो यहाँ पर हम लोग अगर अर्निंग को लेस करें कितना? 10 लाख। तो 10 लाख तो है, मगर उसमें से ये अर्निंग से भी तो हम लोग इसको डिविडेंड लेस करते हैं। डिविडेंड तो इन्वेस्टमेंट से लेस नहीं करेंगे, डिविडेंड कहां से लेस करेंगे? अर्निंग से ही लेस करेंगे। सो डिविडेंड मेरा 5 शेयर्स में कितना है? 5 रुपए। तो एक शेयर्स का वैल्यू कितना है? 1 लाख। सो 1 लाख इंटू 5 रुपए अगर हम लोग देते हैं तो यानी कि 5 लाख देते हैं। यानी कि मेरा अल्टीमेट प्रॉफिट कितना बचता है? रिटर्न अर्निंग कितना बचता है? रिटर्न अर्निंग हो रहा है मेरा 10 लाख माइनस 5 लाख, दैट वुड बी 5 लाख। क्यों सर? क्योंकि मेरा 10 लाख हुआ था इनकम, उसमें से तो 5 रुपए 5 शेयर्स के हिसाब से हमको डिविडेंड देना पड़ रहा है, तो मेरा बच रहा है कितना? अगर पे बच रहा है ओनली 5 लाख। तो ये 16 लाख से 5 लाख को माइनस कर दो तो मेरा रिक्वायर्ड अमाउंट कितना हो रहा है? रिक्वायर्ड अमाउंट कितना हो रहा है? 11 लाख। सर क्यों? क्योंकि 16 लाख हमको फंड इन्वेस्ट करना है और 5 लाख मुझको रिकवर हो जा रहा है मेरे प्रॉफिट से, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट से, जिसको हम लोग रिजर्व बोलते हैं। तो बचा कुचा जो फंड है, एक्सेस फंड, वो मुझको उठाना है कहां से? मार्केट से उठाना है, वो मार्केट से उठाना है, सही ना। क्योंकि जैसे कि हम लोग क्लास 12 में जब हम लोग इशू ऑफ शेयर्स करते थे तो हम लोग को सारे लोग सिखाता था कि कोई कंपनी, एक कंपनी है, वो कंपनी कैपिटल रेज करना चाहता है, दैट्स व्हाई इशू द शेयर्स। तो यहाँ पर भी वही बात है ना, उसको इतना कैपिटल दरकार है क्योंकि 5 लाख उसको कवर हो जा रहा है बिजनेस से और 11 लाख दरकार है, तो इसके लिए उसको नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना पड़ेगा। इस केस में क्या होगा सर? इस केस में तो अर्निंग तो पूरा 10 लाख ही बच जाएगा क्योंकि डिविडेंड तो नहीं दे रहा है। इस केस में डिविडेंड इज नॉट पेड, तो अर्निंग क्या होगा? 10 लाख, और डिविडेंड क्या होगा? 0। तो 16 लाख हमको चाहिए और 10 लाख तो मुझको कवर हो ही जा रहा है पूरा पूरी, क्योंकि कुछ तो हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किए, डिविडेंड नहीं दे रहे, तो पूरा 6 लाख मेरा बच जा रहा है। सोच के देखो, ये जो मेरा बच गया, ये मेरा क्या है? ये मेरा रिक्वायर्ड अमाउंट। इतना अमाउंट हमको रिक्वायर्ड, इतना अमाउंट हमको चाहिए।
अगर हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स निकालें तो कैसे निकालेंगे? दिस, ये कैपिटल है, ये तो मेरा कैपिटल ही है, इतना हमको चाहिए, तो कैपिटल डिवाइडेड 105, 5 शेयर से डिवाइडेड करेंगे तो मुझको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। सिंपल है ना? तो फॉर्मूला क्या होगा? मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू, फॉर्मूला क्या हुआ? 11 लाख डिवाइडेड 105 से। 105 से क्यों कर रहे भाई? हम लोग डिविडेंड पेड में बिलोंग कर रहे, जब डिविडेंड नॉट पेड में बिलोंग करेंगे तो 110 से डिवाइडेड करेंगे। 100, सॉरी इसमें है 105, 105 और इसमें क्या होगा? क्लोज है 6 लाख जो मुझको रिक्वायर्ड अमाउंट है डिवाइडेड 110। देखो कितना शेयर्स आता है, 11 लाख डिवाइडेड 105 यानी कि 10,476 शेयर्स। ऑब्वियसली शेयर्स में बात कर रहे हैं। और ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 6 लाख डिवाइडेड 110, ये आ रहा है 5,455। ऑब्वियसली ये भी शेयर्स में। अब बात को थोड़ा सा क्लियर करें कि इसमें हमको ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स क्यों रिक्वायर मतलब दरकार है? क्योंकि हमको कैपिटल ज्यादा उठाना है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर प्राइस भी हम कम कर रहे हैं, तो प्राइस अगर कम कर रहे हैं तो हमको इशू तो ज्यादा करना पड़ेगा तब ना वो रिकवर होगा। और इसमें प्राइस ऐसे ही हाई है और मुझको कैपिटल भी कम चाहिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी मेरा कम हुआ। अब ये दो बात को हमको इस वैल्यू ऑफ फॉर्म में फिट करना है और देखना है कि हम जो बात किए थे, हम मतलब एमएम मॉडल, ऑफ कोर्स हम तो उसका ही बात तुम लोग को पहुंचा रहे हैं। सो एमएम मॉडल क्या बोला था कि वैल्यू ऑफ फॉर्म मैटर नहीं करेगा दोनों सिचुएशन में, अगर तुम ऐसा करके करते हो तो। देखा जाए, हो सकता है कि कुछ 10-15 रुपए 40 रुपए का फर्क आ जाए अप्रॉक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर समझ सकते हो कि अप्रॉक्स आ चुका है, तो वो बड़ी बात नहीं होगा। क्योंकि करोड़ में, लाख में बहुत ज्यादा अगर लैक्स हो गया तो उसमें ज्यादा हम लोग का 200 मतलब 40-30 रुपए का फर्क आ जाता है, तो डजंट मैटर। मगर उसमें जाने से पहले ये वाला चीज को अगर फॉर्मूला हम लोग समझ ले तो ये फॉर्मूला क्या होगा? बोल सकते हो कोई? ये फॉर्मूला हुआ कि आई, तो ये आई हुआ ना, आई से हम लोग क्या क्या लेस कर रहे ई को, लेस कर रहे डी को, और फिर डिवाइडेड कर दे रहे P1 से। फॉर्मूला कुछ समझ में आया? सिंपल फॉर्मूला है, हम यहां पर लिख दे रहे एन डैश मतलब हो गया न्यू शेयर्स के लिए, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, वहां से पहले क्या लेस किए ई से क्या लेस किए डी कैसे आया 5 लाख? नंबर ऑफ शेयर्स, जो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई ऑफ डिविडेंड पे मतलब डिविडेंड रेट, 1 लाख इंटू 5 रुपए, तभी ना 5 लाख आया था, तो 1 लाख क्या था? NO, तो फॉर्मूला क्या होगा? E माइनस NO डी मतलब डिविडेंड 5 शेयर्स 5 रुपए, N मतलब 1 लाख, D1 मतलब 5 रुपए, तो ये 5 लाख और ये 10 लाख था, तो 10 लाख माइनस 5 लाख इक्वल्स टू 5 लाख। तो मुझको देखो 16 लाख से 5 लाख को माइनस करके वही आया था। डिवाइडेड क्या किए थे? PI, तो फॉर्मूला क्या हो गया? P1। एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला ऐसे नहीं बना, मतलब फॉर्मूला लॉजिक से बना, फॉर्मूला तो हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना? फॉर्मूला लॉजिक से बना और ये लॉजिक अभी भी चल रहा है। हाँ, हम इसको इरेज नहीं किए क्योंकि हम लोग को ये दरकार है। ओके सर, अब यहाँ पर हमको जो कैलकुलेशंस देखना था वो ये है, हम इसको इरेज कर रहे हैं, हम वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालना चाहते हैं।
वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा? वैल्यू ऑफ फर्म का भी दो बात होगा, एक डिविडेंड पेड, एक डिविडेंड नॉट पेड, डिविडेंड पेड, डिविडेंड नॉट पेड। लास्ट क्लास में जब गॉर्डन मॉडल किए थे उसमें फर्स्ट क्वेश्चंस में हमने एक फॉर्म जो सम्स कराए थे उसमें वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला लिखाए थे। क्या फॉर्मूला था? हम शॉर्ट में यहाँ पर दिखा दे रहे ताकि तुम लोग का दिमाग में आ जाए। वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला सिंपल होता है, v इक्वल्स टू जो तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर्स है यानी कि n मल्टीप्लाई ऑफ p1, बस इतना ही है, यही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला एक्स्ट्रा एडिशनल कोई फॉर्मूला नहीं है। v इक्वल्स टू n मतलब हो गया नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई ऑफ अभी का मार्केट प्राइस। अभी का मार्केट प्राइस मतलब जैसे कि ये 105 हो गया, इस केस में 110 हो गया वहां से। तो सर आपने तो ये बोला था कि वैल्यू ऑफ फर्म दो केस में सेम होगा एटलीस्ट मॉलिक्यूलर मिलानी फॉर्मूला में। तो यहाँ पर आपका तो नंबर ऑफ शेयर्स था 1 लाख, इसको 105 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ 1 करोड़ 5 लाख आ जाता है। और डिविडेंड इज नॉट पेड केस में 1 लाख इंटू 110 यानी कि कुछ 11 करोड़ आ जाएगा। तो आप मैच कैसे बोल पाए? ये तो डिसिमिलरिटी हो गया, सिमिलरिटी होगा तो बोले थे सिमिलरिटी होगा। कुछ बात है अभी तक, क्या बात है वो देखना। बात को समझ लो कि जब हम लोग गॉर्डन कर रहे थे, गॉर्डन्स क्या ऑल्टर्स कर रहे थे, उसमें वैल्यू ऑफ फर्म में नंबर ऑफ शेयर्स जो था वो खाली नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स ही थे। क्या नया था मेरे पास? क्या गॉर्डन क्या ऑल्टर्स कभी ऐसा बात बोला कि नया इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकते हैं? क्या उस केस में, वो दो केस में क्या नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग निकाले थे? नो सर। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स से ही हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, जो लास्ट क्लास में भी हम दिखाए थे और यहाँ पर भी अभी दिखाया वैसे। मगर ये जो 1 लाख शेयर्स था पहले से, जो 1 लाख शेयर्स जो था, हमने जो अभी इंफॉर्मेशन गैदर किए थे उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, 1 लाख शेयर्स जो था प्लस ये नंबर ऑफ शेयर्स भी तो इंक्रीजेबल हुआ। इस केस में अगर हम लोग देखें तो 1 लाख शेयर्स तो दो केस में ही है, वो बड़ी बात नहीं है, मगर 1 लाख के साथ ये 10,476 भी तो ऐड होगा और इस केस में 1 लाख के साथ 5,455 भी तो ऐड होगा क्योंकि वो भी तो शेयर्स में अभी आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू। समझ में आ रहा है ना? तो NO प्लस N1 यानी कि पुराना नंबर ऑफ शेयर्स प्लस न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, और होना भी चाहिए क्योंकि दोनों है ना मेरे पास, इनटू PI। सिंपल फॉर्मूला, इसमें भी वही होगा, NO प्लस N1 मल्टीप्लाई ऑफ P डैश। ओके, अब दूसरी बात को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहां पर मेरा वैल्यू था 1 लाख प्लस मेरा इस केस में डिविडेंड इज पेड के केस में नंबर ऑफ शेयर्स कितना आया था 10,476 ब्रैकेट मल्टीप्लाई ऑफ इस रेट कितना आया था 105। मल्टीप्लाई करो 1,10,476 मल्टीप्लाई ऑफ 105, सो आ रहा है 1 करोड़ 1 करोड़ 15 लाख 99,980 ऐसे कुछ आ रहा है। 1 करोड़ 15 लाख 99,980। इसमें देखा जाए इसको ना थोड़ा सा शॉर्ट में
इसमें आ रहा था वैल्यू ऑफ फर्म 1,15,99,980। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा NO था 1 लाख और नंबर ऑफ शेयर्स नॉट पेड के केस में कितना हमको देना है 5,455 शेयर्स हमको इशू करना है और मार्केट रेट कितना चल रहा है 110। सो 1 लाख प्लस 5455 मल्टीप्लाई ऑफ 110, तो देख लो 1,16 लाख आ चुका है। इसमें 20 रुपए ऐड कर दो तो तुम्हारा यहाँ पर भी 1,16 लाख आ जाएगा। हम बोलेंगे पहले कि 20-30 रुपए का डिफरेंस, 50-40 रुपए का डिफरेंस होता ही है, ये नॉर्मल बात है अप्रॉक्स के लिए। मगर जहां पर करोड़ का खेल हो रहा है, करोड़ का बात है, वहां पर 20-30 रुपए का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नॉर्मल बात है। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में भी हम लोग का अप्रॉक्स आता था तो तब भी हम लोग का आंसर ठीक था। तो उसको मत देखो, खाली 20 रुपए को ऐड कर सकते हो, तुम लोग का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों का सिमिलरिटी आ गया और ये चीज था वैल्यू ऑफ फर्म विल बी सेम इफ डिविडेंड आर पेड और नॉट पेड। बात समझ में? तो इसका क्या फॉर्मूला बन रहा है? इसका फॉर्मूला बना, देखो सिंपल फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा अच्छा से दिखाएंगे तो तुम लोग को कैसे लगेगा। देखो फॉर्मूला दिखा दे, मगर ये लॉजिक से तुम लोग बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। बुकिश फॉर्मूला जो है वो ये है कि V इक्वल्स टू, देखो n प्लस n1 इंटू P, ये जो है n प्लस n1 इंटू PI माइनस, अब ये जो हम लोग निकाले थे, जो 10 लाख समथिंग निकाले थे, ये निकाले थे कहां से? 11 लाख से निकाले थे। 11 लाख को 105 से डिवाइडेड किए थे। सो 11 लाख कहां से आया था? I माइनस ED, ये जो फॉर्मूला अभी लिखा है थे, ये फॉर्मूला यहाँ पर फिर से चिपका दो, यानी कि I माइनस E, ठीक है ना, अर्निंग। और अर्निंग का मतलब यहाँ पर नेट अर्निंग का बात कर रहे हैं, मतलब अर्निंग से जो लेस डिविडेंड होके आ रहा है, डिवाइडेड 1 प्लस KE हुआ था, 1 प्लस KE हुआ था, जिसको हम लोग मॉडिफिकेशन करके कैलकुलेशंस किए थे। तो ये बुकिश वाला फॉर्मूला है। मगर हमको बुक से मतलब हम जब फॉर्मूला को समझे थे तो हमको बहुत इजीली समझ में आ गया था कि ये चीज से ही एक्चुअली हो रहा है, और बहुत इजीली हम लोग विदाउट इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला से, इतना कैलकुलेशन से हम लोग बच सकते हैं। और अगर तुम लोग ये फॉर्मूला को याद करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला हो गया ये जो बुक का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ शेयर्स का, ये मार्केट प्राइस का है, लिखा दिए थे पहले। ये नंबर ऑफ शेयर्स का है टू बी इशू न्यू इक्विटी शेयर्स, और ये वैल्यू ऑफ फर्म का है, और ये तीनों बुक वाला फॉर्मूला है। और ये हमने इसको मॉडिफिकेशंस करके दिखाया, ये हमने इसको ही मॉडिफिकेशंस करके दिखाया, क्योंकि यही लॉजिक से ये फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला से ये लॉजिक नहीं बना। ये बात को समझना है, ठीक है ना। हम फॉर्मूला देख के इस लॉजिक को नहीं बनाया, हम लॉजिक को समझ लिए, इसलिए ये फॉर्मूला समझने के लिए मुझको इजी लग गया। और ये फॉर्मूला से ये बना, ये फॉर्मूला से हमको ये बना है, यहां से इसको नहीं बना है। बात समझ में आया? तो ये बात था, और तीनों को अलग अलग फॉर्मूला से लिख लेना। मगर मेरे बोलने का मतलब ये है कि तुम लोग फॉर्मूला एग्जाम हॉल में ऐसे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमने किए थे। और क्या बोलते हैं कि जहां पर हम लोग का अप्रोच का बात होता है, तो अप्रोच हमेशा कोई आदमी बोल रहा है, यानी कि ये उसका जो थिंकिंग था वही थिंकिंग को हम लोग भी अडॉप्ट कर रहे, मगर थोड़ा सा अपने तरह से। तो मुझको नहीं लगता कि अगर तुम लोग फॉर्मूला को अलग से लिखोगे, मतलब उसको मॉडिफिकेशंस करके लिखोगे, तो कुछ गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने ऐसा करके आए थे, तो और मुझको ठीक ठाक नंबर भी आ गया था,
भगवान की कृपा से। तो दैट्स वाई हम तुम लोग को भी बोलना चाहते हैं कि ऐसे फॉर्मूला को किया जा सकता है। चलो कोई बात नहीं, अब एक फॉर्मूला के साथ साथ हमने एक साम्स को भी सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। मगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बुक का फॉर्मूला मतलब बुक का साम्स करेंगे और उस टाइम पे हम लोग वो समझ के यही देखेंगे कि वैल्यू ऑफ फॉर्म सेम आ रहा है, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।